गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और काम साथ साथ कर रहे होंगे। आज का अगला लेक्चर चौथे हफ्ते का शुरू करते हैं। दूसरा लेक्चर आज आसान सी चीज़ें हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो है ज़ाहिर है, पिछला चैप्टर जो था वो डायनेमिक्स के बारे में नहीं था, स्टैटिक्स के बारे में था। खड़ा हुआ चार्ज जो है वो कैसे बिहेव करता है। इस चैप्टर में जो है हम देखेंगे कि चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके प्रॉपर्टीज क्या चेंज आती हैं, क्या नई चीज़ें जो है सामने आती हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर है और डिस्क्लेमर के बाद जो है हम आगे चलते हैं। जी, ये हैं आपके आर्टिकल जो कि आज हमने कवर करने हैं। नंबर ज़्यादा लग रहा है, 5 है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा इनमें कंटेंट नहीं है। करंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो इनको जो है हम एक एक करके जो देखते जाते हैं। और सबसे पहले जो है हमारे पास वो है स्टेडी करंट। आसान सा कॉन्सेप्ट है। कह रहे कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है, यानी कि वक्त के साथ चार्ज के बहने की रफ्तार को करंट कहते हैं। अब जैसे इसमें बुक में तखसीस दी हुई कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, तो मिसाल है, एक एग्जांपल है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तक महदूद नहीं, बल्कि कोई भी चार्ज जो है वो छोटा या बड़ा अगर बह रहा है तो इट इज़ कंस्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए यूजुअली जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो आई है। आई जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे इन्होंने जो आर्टिकल के हेड है उसमें लिखा हुआ है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब है कि ऐसा करंट जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है, ऑन द एवरेज उसकी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं हो रही। तो ये स्टेडी करंट है। वैसे करंट खाली जो है इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली अगर इसी चीज़ को अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और इसका मतलब डेल्टा क्यू चार्ज अगर डेल्टा टी टाइम में फ्लो कर रहा है तो जो करंट वो कंप्राइज कर रहा है इट विल बी आई। सो करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं। फ्लो चार्जेस जो हैं, जैसे कि हमारे आमतौर पे आदत है कि हम कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कहाँ पे होते हैं? कंडक्टर के अंदर। लेकिन ये कि अगर अगर हमारे पास कंडक्टर की जगह है, होल्स हैं, हो सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कब? अगर मटेरियल हम चेंज करते हैं और उसको बना दें सेमीकंडक्टर जो है। सेमीकंडक्टर में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों में से करंट हो सकता है। होल्स क्या चीज़ होती है ये हम जो है मुनासिब वक्त पे देख लेंगे जब हम सेमी सॉलिड पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स देखेंगे। होल्स का मतलब होता है वैकेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब आपको पता है स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन है अगर वो अपनी जगह छोड़ दें तो उस वैकेंसी को हम कहते हैं होल। होल इसका मतलब है कि फिजिकली कोई चीज़ नहीं है, ये बिहेव ऐसे करता है जैसे कि ये पॉजिट्रॉन हो, लेकिन ये कि असल में ये कुछ भी नहीं है। और बहर उसको हम सही वक्त पे देख लेंगे। इसी तरह से करंट का जो फ्लो है वो कंस्टिट्यूट कर सकता है ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। कब? फ्लूइड्स के अंदर। फ्लूइड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, प्लाज्मा हो सकती है। प्लाज्मा वो चीज़ है जो कि आपके पास सब सूरज पे है, ट्यूबलाइट्स में है, नियॉन लाइट्स में है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं जैसे सेल के अंदर जो है, वोल्टा सेल के अंदर जो है फ्लो करता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों। तो कुल जो करंट है उसके दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन हाँ, सॉलिड्स में एसेंशियली इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट जो है वो बहता है। अच्छा, यहाँ बुक में एक समरी दी हुई है। बहुत इसमें कोई नई या ख़ास बात तो नहीं, लेकिन हमने भी फॉर कंप्लीटनेस से इसको कर लेते हैं। कह रहा है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ज़ाहिर है कि मैटर का एक पार्ट है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन चलने का मतलब है कि असल में कि मैटर मोशन में। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं करंट की जो असल डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअल करंट और कन्वेंशनल करंट। एक्चुअल जो करंट की डायरेक्शन है वो होती है बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल।
तो ये तो असल करंट है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से निकल के जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाके यहाँ पे लो पोटेंशियल पे गिर जाता है। ये तो एक्चुअल करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इसको कहते हैं। लेकिन ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा पॉपुलर है, इवन बाज़ फिज़िक्स की किताबों में भी, बजाय एक्चुअल करंट के जो हम कन्वेंशनल करंट यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल करंट कौन सा करंट है? इमेजिनरी करंट है, फर्जी करंट है, एलिज्ड करंट है, जो कि बैटरी के जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ठीक है, वो करंट है जो कि हम फर्ज करते हैं, फर्जी है, असली नहीं है, क्योंकि बैटरी के एक टर्मिनल से पॉजिटिव से जा रहा है पूरा लूप करके नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कन्वेंशनल करंट है। तो ये कन्वेंशनल करंट की नोशन जो है, क्यों? इसलिए कि शुरू में आपके पास एटम का स्ट्रक्चर जो है वो सामने नहीं था, एटम का स्ट्रक्चर नहीं था। बाद में हमें आस्ते आस्ते, पहले तो डाल्टन की थ्योरी थी, वो कहती थी कि एटम एक बस छोटा हिस्सा है मैटर का। फिर उसके अंदर जो है जे थॉमसन आया, उन्होंने कहा नहीं ये तो पुडिंग है, पुडिंग की तरह है, पॉजिटिवली चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। फिर उसके बाद और बेहतर हो गए, बोर का मॉडल आया जिसमें कहते थे नहीं, या उसका आया रदरफोर्ड का, वो कहते थे सेंटर में सारा पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज उसके गिर्द जो है वो फ्लो कर, वो ऑर्बिट कर रहा है। तो पहले जब हमें नहीं पता था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, तो लोगों ने फ़र्ज़ किया कि करंट जो बहता है वो असल में कन्वेंशनल करंट है, वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से बहता है। ये नोटेशन जब एक्चुअल करंट का पता चल गया, समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन मोबाइल हैं, वही चल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो चल ही नहीं सकता। तो लेकिन उस वक्त तक ये एक तो कन्वेंशन इस्टेब्लिश हो गई थी। फिर लोगों ने कहा फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि हम कहेंगे नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, या पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इस वजह से कन्वेंशनल करंट की जो है नोटेशन वो थ्रू आउट द इलेक्ट्रॉनिक परसिस्ट करती है, वो इस्तेमाल होती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा हम इस्तेमाल कन्वेंशनल करंट ही करेंगे, फर्जी करंट ही। अच्छा, फिर सब्सटेंसेस जो हैं जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, इनके पास जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इस लिहाजा इस किस्म के मटेरियल्स को जो हम रेंडर करते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो है कंडक्टर्स हैं। अच्छा जी, कंप्लीट करें अपना करंट के आर्टिकल को। तो करंट में यूनिट जो है करंट का, इट इज़ एम्पेयर, और ऐसा ज़ाहिर है ऐसा ही यूनिट है। सीजीएस यूनिट स्टैट एम्पेयर है वो, लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं करना। इसको एम्पेयर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर एक कूलम चार्ज जो है वो किसी क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है 1 सेकंड में, तो उस जगह से जो करंट पास करेगा उसको हम कहेंगे कि उसकी वैल्यू है 1 एम्पेयर। ठीक है, इस जगह जो करंट है उसको हम कहेंगे 1 एम्पेयर। ज़ाहिर है एम्पेयर जो है बहुत सारी जगहों पे बड़ा यूनिट महसूस होता है, तो उसके हम सब मल्टीपल मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर या पीको एम्पेयर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके सब जो है वो सब मल्टीपल्स हैं। तो 10⁻³ -6 और -2, ये हमें सब मल्टीपल्स मैट्रिक्स से पता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इस आर्टिकल का अख्ताम हम करेंगे क्वेश्चन से। अब यहाँ पे नीचे आपके पास एक फिगर जो है आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हम फर्ज कर रहे हैं कि राइट साइड की तरफ जा रहा है, जबकि नेगेटिव चार्ज जो है फर्ज कर रहे हैं कि वो लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज जो है 200 कूलम जा रहा है 10 सेकंड में, शोन क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो 80 कूलम क्रॉस कर रहा है 20 सेकंड में। तो आप सवाल ये है कि कुल यहाँ पे कुल कितना नेट करंट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको जो है हम फिर किसी वक्त इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आसान सा सवाल है, मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोग इसको किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कंडक्टर में, बस दिस इज ओनली अ कॉन्सेप्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर हो हमारे पास फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस में कोई कंडक्टर हो, तो उसमें जो बाहर जो चार्ज चल रहा है उसको किसी किस्म की कोलिजन का रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता, तो उसकी रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन बी 10⁻⁵ 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी कि कंपेरेबल हो जाएगी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, इतनी ज़्यादा रफ्तार है 1 लाख मीटर पर सेकेंड या 10 लाख मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कि
मटेरियल के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं जो कि अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इनके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सीधा जाना जो है वो इतना आसान नहीं होता, कोलाइड करते हुए जाते हैं। इस वजह से इफ़ेक्टिवली क्रॉस करने की रफ्तार किसी मटेरियल के कम हो जाती है, ओरिजिनल जो स्पीड बाहर 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 जो हमें मिलती है। तो जो इफ़ेक्टिव स्पीड है किसी भी चार्ज की किसी मटेरियल को क्रॉस करने की, वो एवरेज वेलोसिटी जो है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज की जब वो किसी मटेरियल को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस वक्त हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की या इंसुलेटर्स वगैरह की, सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो फिर बेसिकली करंट जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा है। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो अहम बात है वो क्या है कि जो असल रफ्तार है इस फ्री स्पेस में उसके निस्बत ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ड्रास्टिकली कम है। तकरीबन ये जो डिफरेंस है ये 10 बिलियन टाइम्स का है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 10 बिलियन टाइम्स स्मॉलर दैन द एक्चुअल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेस। क्यों? ये सब फ्रिक्शन की वजह से, जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से इफेक्टिव स्पीड्स जो है इलेक्ट्रॉन की वो गिर जाती हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। अच्छा जी, आगे इन्होंने बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की एक एप्लीकेशन दी हुई है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG। ये एक टेस्ट है जिस न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कहलाता है। ये क्या चीज़ यूज़ करता है? इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस है, मतलब ये कि मॉनिटर्स जैसे हमारे पास कंप्यूटर या टीवी होते हैं, और इसके अंदर से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि ब्रेन में हो रही है। तो ख़ास सेंसर जो हैं हमारे ब्रेन के स्पाइन के साथ जो है अटैच करते हैं, स्काल्प के साथ, स्काल्प खाल के साथ, मतलब जो है सर की, उसको अटैच करते हैं, तारों से लगा कंप्यूटर के साथ लगाते हैं। तो EEG जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की जो फ्लक्चुएशन है उसको मेजर करता है। ये जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस की फ्लक्चुएशन से ज़ाहिर है जो करंट पैदा हो रहा है वो भी न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो चेंज होता है। न्यूरॉन जो है बेसिकली नर्व सेल है, स्पेशलाइज सेल है जो कि नर्व्स जो दिमाग के सिग्नल है वो थ्रू आउट द बॉडी कैरी करता है। ये बना होता है नर्व सेल से। यहाँ पे मैंने बाय द वे जो है वो आपके पास एक न्यूरॉन की पिक्चर जो है दिखाई हुई मुझे। टेक्स्ट से हमारे बुक से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक ये यहाँ पे दिखाई हुई है। न्यूरॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं या पोलराइज होते हैं। पोलराइज का मतलब हम देख चुके हैं पीछे, मतलब इसके एक साइड पे एक तरह का चार्ज है, दूसरी साइड पे दूसरी तरह का चार्ज है। मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है आपके प्रोटीन मेम्ब्रेन्स के क्रॉस जो है आयंस को पंप करता है। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो उस एक्टिविटी को जो है हम मेजर करते हैं अपनी स्क्रीन पे, जहाँ नीचे राइट साइड पे फिगर दिखाई हुई है। यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे स्कार्प के साथ जो है वो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड दिखाए हैं। तो ये जो करंट है जो न्यूरॉन्स में बहता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, ये ज़्यादातर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के पॉजिटिव या क्लोरीन के नेगेटिव आयन की वजह से होता है। तो ये कंप्यूटर जो है वो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड कर लेता है। उसको आप भले स्क्रीन पे देख लें या उसको आप पेपर पे जैसे ECG होता है उस तरह से लाइंस की फॉर्म में देख लें। हमें पता है कि नॉर्मल बिहेवियर क्या है और एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। EEG जो है वो दिमाग का फंक्शन जो है, और दिमाग में जो पॉसिबल बीमारियां हैं, आपकी एपिलेप्सी है, इस किस्म की चीज़ों को मेजर करने के लिए बहुत अहम टूल है। इसके अलावा भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बेस्ड टेस्ट हैं, जैसे ECG है वो दिल के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिल की एक्टिविटी मेजर करता है, या ERG है इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी है जो कि आँख के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वेरिएशन है उसको मेजर करता है। तो काम ये भी वही करते हैं EEG की तरह से, कि ये हमें पता है कि नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस का टाइम के साथ पैटर्न क्या है और एबनॉर्मल क्या है, तो हम इस पैटर्न को देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि दिल या आँख या दिमाग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन सब में ECG जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, हर आदमी ने सुना होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये जो है दिल के लिए बहुत अहम इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास ओम्स लॉ, ये हमने मैट्रिक में भी देखा हुआ है। यहाँ राइट साइड पे मैंने जॉर्ज साइमन ओम की पिक्चर जो है आपको दिखाई हुई है।
ये साहब थे जो ओम ला दिया था इन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान रिलेशन दिया था। किसी मटेरियल में करंट जो फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, और ये कॉज है बेसिकली, और जो उसका इफेक्ट है वो है करंट। कॉज इफेक्ट के बारे में हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस से करंट पैदा होता है, इधर भी राउंड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस से करंट पैदा होता है, लिहाजा आई शुड बी प्रोपोर्शनल टू वी। और अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं और इसकी जगह जो है हम यूज़ करें इक्वालिटी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, वो 1/r। 1/r कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, इसमें r जो है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, आई वी ग्राफ का स्लोप जो है वो 1/r हो जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन जो है ज़्यादा पॉपुलरली कैसे पढ़ी जाती है, बोली जाती है, वो है v इज इक्वल टू आई आर। मैंने इसको आपको इलिप्स के अंदर करके दिखाया हुआ है। तो v इज इक्वल टू आई आर जो है बेसिकली इसी को पॉपुलरली हम कहते हैं ओम्स लॉ। इसमें r जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, जिस मटेरियल से करंट पास कर रहा है उसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का जो है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि नेचर जो है मटेरियल की किस तरह की है, उसमें बॉन्डिंग किस तरह की है, फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और ये कि डायमेंशन एक्चुअली साइज़ क्या है मटेरियल का, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, सरफेस किस तरह की है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका बड़ा है छोटा है, फिर आखिर में उसकी फिजिकल स्टेट किस तरह की है, मतलब टेम्परेचर किस तरह क्या है, कम है ज़्यादा है, और भी फैक्टर्स जो हैं वो फिजिकल स्टेट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो टेम्परेचर ही है। टेम्परेचर का असर अलग से बाद में देखेंगे अगले लेक्चर में, टेम्परेचर के साथ जो है करंट या रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है। तो ओम्स लॉ जो है बेसिकली v इक्वल टू आई आर जो है वो ओम्स लॉ कहलाता है, कि जो करंट है किसी मटेरियल में से वो डिपेंड करता है उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे, प्रोवाइडेड जो है वो फिजिकल कंडीशन जो है जैसे कि टेम्परेचर दे रिमेन कांस्टेंट। अच्छा जी, अब हर मटेरियल जो है वो ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, कोई करता कोई नहीं करता। तो जो मटेरियल करता है उसको हम कहते हैं ओमिक है मटेरियल, जो मटेरियल नहीं करता है उसको कहते हैं नॉन ओमिक मटेरियल है। तो हमारे पास ओमिक मटेरियल जो हैं बेसिकली वो तो कंडक्टर्स ही हैं, जैसे कि सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर आयरन गोल्ड वगैरह है। लेकिन और जो मटेरियल नहीं फॉलो करते वो ज़्यादा हैं, जैसा कि फिलामेंट बल्ब्स हैं, थर्मिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, एक्सेट्रा, ढेर लगा। तो यहाँ पे ऊपर मैंने आपको फिगर में दिखाया हुआ है कि जो मटेरियल अगर फॉलो कर रहा है ओम्स लॉ को, उसमें वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और उसके ओरिजिन से पास करेगा, यानी जहाँ वी और आई की वैल्यू ज़ीरो है तो उससे पास करना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है v इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि ओमिक मटेरियल है, और दूसरी तरफ आपको नॉन ओमिक मटेरियल दिखाया है जहाँ पे v नज़र आ रहा है कि प्रोपोर्शनल नहीं है करंट पे, नॉट प्रोपोर्शनल टू। जो नॉन ओमिक मटेरियल है ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे, जो ओमिक मटेरियल है वो ओम्स लॉ जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे मैंने आपके पास सामने जो है वो 4-5 मिसालें दी हुई हैं। थर्मोनिक डायोड जब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स तो उस वक्त देख लेंगे। ये पुरानी जो डायोड थी असल जिसमें बहुत बड़े साइज़ की होती थी, कई कई इंचेस की, 2, 3, 4, 6 इंचेस तक की भी होती थी, ये वो डायोड है। ये वही डायोड बेहतर होकर सेमीकंडक्टर डायोड बनी। अब सब में वी आई ग्राफ देखेंगे कि किसी में भी स्ट्रेट लाइन नहीं है जैसा कि ओमिक मटेरियल का होना चाहिए। फिलामेंट बल्ब है, आम जो फिलामेंट वाला बल्ब है हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, देखें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। उसके अलावा गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कई दफ़ा। और आखिर में थर्मिस्टर है जो कि हम जो अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ऐसा रजिस्टर जो कि टेम्परेचर के साथ जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो आप देखें इनमें से कोई भी जो है वो ओम्स लॉ में नहीं ओबे कर रहा, सब के सब जो हैं बेसिकली ये जो एग्जांपल्स हैं ये नॉन ओमिक मटेरियल्स की। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है? इट इज़ द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय, हिंड्रेंस का मतलब जो मुज़ाहमत कोई भी मटेरियल करता है किस बात से कि मेरे अंदर से चार्ज फ्लो ना करे, इस मुज़ाहमत को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस।
अगर फिर वैसे सॉलिड की बात कर रहे हैं तो ये चार्ज का फ्लो का मतलब होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। और जो रेजिस्टेंस का सोर्स है या ओरिजिन है वो क्या है, ज़ाहिर है कोलिजन बिटवीन मूविंग चार्ज एंड द लैटिस एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो भी है, इनके दरमियान जो कोलिजन होती हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होती है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है, जिसका सिंबल जो है वो ग्रीक लेटर है ओमेगा। तो ओम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दो रेजिस्टेंस से आपको मटेरियल दे रहा है, अगर उसमें से 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, कब, जब उसके किनारों के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ। 1 एम्पेयर करंट गुजरे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे तो ज़रूर उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा इट विल बी 1 ओम। इस तरह से जो हम ओम को डिफाइन कर सकते हैं। ये थी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फिलहाल जो है हम देख रहे हैं सिर्फ 2 फैक्टर यहाँ पे देख रहे हैं। एक तो है कि जितने लंबा मटेरियल होगा, जितना लंबा मटेरियल होगा उतना जो है वो लंबा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। लॉन्गर द मटेरियल द मोर विल बी द रेजिस्टेंस। क्यों? उतनी ज़्यादा देर चार्ज को सफ़र करना पड़ेगा कोलिजन्स। बिल्कुल जैसे बहुत लंबे पानी के पाइप में से पानी आहिस्ता से निकलता है बाहर, फ्लक्स स्लो होता है। क्यों? इसलिए कि उसको सारे रास्ते रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो मटेरियल में जब चार्ज फ्लो करता है तो ज़ाहिर है उतनी ज़्यादा देर कोलिजन होंगी तो उतनी इफेक्टिवली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जितना बड़ा मटेरियल का जो है क्रॉस सेक्शन होगा उतना जो है उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा उतनी रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगी। लार्जर क्यों? इसलिए कि चार्ज के लिए बच के बगैर आपस में और लैटिस एटम से टकराए बच के निकलने के इम्कानात जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस इफेक्टिवली यूजुअली कम हो जाती है जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते हैं। अच्छा, तो अब इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल आ जाएगी एल ओवर ए के, और जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलेंगे तो ज़ाहिर है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। इसको हम आमतौर पर रेजिस्टिविटी कहते हैं, लेकिन ये कि इसको बाज़ किताबें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी पहचानती हैं। कि यहाँ पे जो हमारे सामने रो है ग्रीक लेटर, तो रो जो है वो आ, बता रहा है आपको कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल की क्या है। ये रिलेशन है आर इक्वल टू रो एल। अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टिविटी जो है उसके लिए फिर से एक्सप्रेशन देखें हम। इसमें से अगर रो को अगर अलग कर लें इस एक्सप्रेशन में से तो आप देखेंगे कि हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल, रो की वैल्यू आ जाएगी। तो यूनिट जब हम निकालेंगे तो ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो ज़रा 1 मीटर कट जाएगा। आपके पास जो रेजिस्टिविटी के यूनिट हैं एसआई यूनिट वो आ जाएंगे ओम मीटर। रेजिस्टिविटी के यूनिट हैं। रेजिस्टिविटी जो है उसी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, उसके डायमेंशन वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ और एरिया पे, रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करती इन चीज़ों पे, वो सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर वगैरह पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी जो है रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है इट इज़ वेरी लार्ज। तो पॉसिबल रेंज है वो 10⁻⁻8 ओम मीटर अच्छे कंडक्टर्स से लेके 10⁻20 ओम भी हो सकती है, ओम मीटर हो सकती है अच्छे इंसुलेटर्स में। तो आप दोनों में फ़र्क निकालेंगे तो 10⁻28 का फ़र्क आ जाएगा। तो ये बहुत ड्रास्टिक वेरिएशन है। आम तौर पे कोई एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा चेंज जो है वो ऑब्ज़र्व करें हम अपने आम फिजिकल वर्ल्ड में। तो वेरी ह्यूज चेंज। 10⁻28 आप से देखेंगे 10⁻12 पे आपका 1000 अरब है, तो और 10⁻18 पे 1 अरब है। तो आप देखें 10⁻28 कितना बड़ा नंबर होगा, मतलब आदमी जो है हमें सोच नहीं सकता कि कितना बड़ा नंबर है। तो जो रेजिस्टिविटी के अंदर रेंज है हमारे पास इट इज़ ड्रास्टिकली लार्ज। अच्छा जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। आसान कॉन्सेप्ट थे लेकिन मैंने कहा फॉर कंप्लीटनेस से एक दफ़ा सब आपको बता दें। अब आपके पास ये एक्टिविटी है, एमसीक्यूज आपने 1 to 7 करने हैं।
आपको एक सवाल करना है कॉम्प्रिहेंसिव में से 10वां, 1 और 3 कॉन्सेप्चुअल सवाल करने हैं और प्रॉब्लम्स करने हैं 1 और 3। ठीक है, 2 प्रॉब्लम्स हैं, 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव है और 7 आसान से एमसीक्यूज हैं। यह आपने करना है नेक्स्ट टाइम से पहले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह।